Friends, in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the drugs used for the treatment of myasthenia gravis. ठीक है, तो myasthenia gravis एक मसल्स की ग्रिपिंग की प्रॉब्लम होती है, स्केलेटल मसल्स की प्रॉब्लम होती है, उसके ट्रीटमेंट जो ड्रग यूज़ होती हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे. तो बिफोर गोइंग टू द ड्रग्स यूज फॉर द myasthenia gravis वी आर डिस्कसिंग अबाउट द myasthenia gravis क्या है. पहले myasthenia gravis को देखते हैं. तो myasthenia gravis is a autoimmune disorder affected about 1 in the 10,000 population due to the development of antibody direct to the nicotinic receptors at the muscles end plate and reduction in the number of free NM यानी कि nicotinic muscular receptors to the 1/3 of normals or less and structure damage to the neuromuscular junctions. myasthenia gravis क्या है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है जो कि एक पर्सन से होता है 10,000 लोगों में से किसी एक पर्सन को हो सकती है. क्यों होती है? ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी. लड़कों की डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है जो कि डायरेक्टली निकोटिन रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाती है एट द मसल्स एंड प्लेट में, जिसकी वजह से जो फ्री आपके निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स हैं उनका काउंट कम हो जाता है. अबाउट 1/3 ऑफ द नॉर्मल्स हो जाता है या उससे भी कम हो जाता है. एंड स्ट्रक्चरल डैमेज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाती है. और दिस रिजल्ट इन द वीकनेस एंड इजी फैटिबिलिटीज गॉन रिपीटेड एक्टिविटी विद ओवरकम विद रिकवरी आफ्टर रेस्ट. इसकी वजह से क्या होता है, मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, फैटिबिलिटी होती है, बहुत जल्दी थकान हो जाती है, बहुत जल्दी मसल्स थक जाएगी, आप ज़्यादा वर्क नहीं परफॉर्म कर सकते विद रिकवरी आफ्टर रेस्ट. और रिकवरी जब इसकी होगी जब इससे अपने लॉन्ग टाइम तक उसको रेस्ट नहीं दिया जाए पेशेंट के लिए. द आईलिड, एक्सटर्नल ऑकुलर, फेशियल, फेरेंगियल मसल्स आर जनरली इन्वॉल्व इन द फर्स्ट. अगर पहली बात करें तो आईलिड है. जैसे आईलिड क्या हुआ, किसी का उठा हुआ हुआ, किसी का ढका हुआ हुआ, बहुत ज़्यादा किसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उस तरह की कंडीशंस हो सकती है. इंट्रा ऑकुलर, फेशियल और फेरेंगियल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. फेशियल मसल्स आपकी लटकी हुई दिखाई देगी, लगेगा फेस लटका हुआ है. फेरेंगियल मसल्स है जनरली आर इन्वॉल्व फर्स्ट. उसके बाद में लिम्फ है, रेस्पिरेटरी मसल्स भी अफेक्टेड होती है. ठीक है, तो ये डिसऑर्डर को अगर आप यहाँ देखेंगे, जैसे कि आपका ये क्या है, मैं आपको यहाँ से मार्कर देकर समझा सकता हूँ. ये जो आपका है ये आपका मॉडर्न ऑफ स्टैंडिंग है, जहाँ से आपको ये ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है, एसिटाइलकोलिन है. दैट इज़ द एसिटाइलकोलिन. और ये एसिटाइलकोलिन कहाँ रिलीज होंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आपको बताया था द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन गैप किसके बिटवीन में, एक आपका मसल्स और ये मसल्स का एंडप्लेट हो गया, ये न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस. अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं उनसे क्या है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी. ये एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रही है, ये ड्रॉप एसिटाइलकोलिन रिलीज होने के बाद क्या करते हैं, ये आपके निकोटिन रिसेप्टर्स जाके बाइंड होते हैं. निकोटिन रिसेप्टर कौन कौन से, ये निकोटिन रिसेप्टर्स हैं, ये निकोटिन रिसेप्टर्स है, ये निकोटिन रिसेप्टर्स हैं. लेकिन यहाँ पर क्या ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो आपकी डायरेक्टली लिंक हो जाती है. ये आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, दैट इज़ द एंटीबॉडी जो कि निकोटिन रिसेप्टर जगह बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं हो पाता है थ्रू द निकोटिन रिसेप्टर्स. निकोटिन रिसेप्टर से एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग किसकी है, निकोटिन रिसेप्टर के साथ में एंटीबॉडीज़ की. और एंटीबॉडीज़ की बाइंडिंग होने के कारण क्या है, एबिलिटी ऑफ फ्री निकोटिन रिसेप्टर्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन उस एंड प्लेट के निकोटिन रिसेप्टर इंटरेक्ट नहीं हो पाता है और आगे की जो प्रोसेस होती है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वो पॉसिबल नहीं हो पाती. इसकी वजह से मसल्स हाईली कॉन्ट्रैक्ट ना होकर बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और मसल्स ग्रिपिंग भी कम हो जाती है. ये सभी डिसऑर्डर्स आपको ऑब्जर्व होंगे ड्यूरिंग द myasthenia gravis. तो क्लियर हो गया है क्या, मतलब एसिटाइलकोलिन रिलीज तो हो रहा है लेकिन ये आपके रिसेप्टर्स जो हैं उन रिसेप्टर्स पे एसिटाइलकोलिन रिलीज तो हो रहा है लेकिन जो रिसेप्टर्स हैं और रिसेप्टर्स पे क्या है, निकोटिन की बाइंडिंग, निकोटिन रिसेप्टर से बाइंडिंग किसकी हो गई है, एंटीबॉडी की हो गई, जिससे एबिलिटी ऑफ फ्री निकोटिन रिसेप्टर्स है नहीं, जिससे कि एसिटाइलकोलिन बाइंड हो गया. एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो पाएगा तो मसल्स कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगी. जब मसल कॉन्टैक्ट नहीं हो तो मसल्स वीक हो जाएगी, मसल्स में फैटिग बहुत जल्दी रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन हाई टाइम तक मेजर टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, मसल्स के अंदर बहुत जल्दी थकान हो जाएगी. और इस तरह के सिम्टम जनरेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, myasthenia gravis बोलते हैं. अब इसके ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, या तो हम एसिटाइलकोलिन की काउंट को बढ़ा दें और या फिर निकोटिन रिसेप्टर जो बाइंड होने वाली एंटीबॉडी उनकी काउंट को कम कर दें. दो तरीके हैं. एसिटाइलकोलिन क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो भी क्या होगा, बढ़ने के कारण क्या होगा, कॉम्पिटिटिव
इनहिबिशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो, ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से ऑटोमेटिक क्या हुआ, एंटीबॉडी रिप्लेस हो जाएगी और एस्ट्रागोनी जाके बाइंड होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आपके पास नियोस्टिगामीन और कॉन्गियर यूज़ किए जाते हैं। वो क्या करते हैं, इम्प्रूव द मसल कॉन्ट्रैक्शंस बाई अलाउइंग एस्ट्रागोनी रिलीज फ्रॉम द प्री जंक्शन एंडिंग टू एक्यूमुलेट and act on the receptor over a large area as well as directly depolarizing the end plate। क्योंकि इसमें क्या किया, नियोस्टिगामीन और उसके डेरिवेटिव जो कंपाउंड है, इसके जैसे के कंपाउंड ने वो क्या करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करेंगे, मसल्स इंप्रूव करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन बाई एस्ट्रागोनी रिलीज को बढ़ाकर, एस्ट्रागोनी की रिलीज को बढ़ा देंगे फ्रॉम प्री जंक्शनल एंडिंग टू एक्यूमुलेट एंड एक्ट ऑन द रिसेप्टर। एक्यूमुलेट जब रिसेप्टर के आसपास बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाएंगे, जिससे कारण रिसेप्टर से आसानी से इंट्रैक्ट हो जाती हैं और इंट्रैक्ट होने के बाद डीपोलराइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। द ट्रीटमेंट इज यूजली स्टार्ट विद नियोस्टिगामीन 15 mg ओवरली 6 आवर्ली डोज के से स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्वेंसी इज देन एडजस्ट टू ऑब्टेन ओपीएम 50, तो 15 mg है वो आपको ऑलरेडी 6 आवर देते हैं। फ्रिक्वेंटली इज एडजस्ट टू ऑब्टेन ओपीएम रिलीफ फ्रॉम द वीकनेस। उसके बाद में हम इसको ऑप्टिमम जब रिलीफ मिल जाता है तो उसकी डोज को मिनिमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ होती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे, इम्यून सप्रेशन कम करेंगे, जिससे कि एंटीबॉडीज जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एंटीबॉडी या इम्यून सप्रेशन कम होगा तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कम होगा, तो एंटीबॉडी क्या होगी, वो आपके निकोटिन फ्री निकोटिन रिसेप्टर्स जाके इंटरेक्ट इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं हो पाएगी, जिससे फ्री रिसेप्टर ऑफ निकोटिन रिसेप्टर अवेलेबल ज़्यादा होंगे, जिससे कि एस्ट्रागोनी से बाइंड हो पाए। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, अफोर्ड considerably improve in such cases by their immunosuppressant actions. They inhibit the production of NR मतलब nicotine receptors antibodies and may decrease the synthesis of noradrenaline receptors। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये आपके इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रोक देते प्रोडक्शन, जो उतनी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है उसको कम कर देंगे, सिंथेसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्री निकोटिन रिसेप्टर्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और उस पर जाके एंटीबॉडी इंटरेक्ट नहीं हो पाती। जैसे आपके प्रेडिनिसोलोन, ये क्या 30 to 60 mg पर डे दी जाती है। इंड्यूस इमर्शन इन अबाउट 80% ऑफ द एडवांस केसेस और 10 mg पर डेली और अल्टरनेटिव डेज ऑफ कैन बी यूज फॉर द मेंटेन थेरेपी। और करंटली में स्टार्टिंग डोज जो होती है वो प्रेडिनिसोलोन की ज़्यादा रहेगी, 30 to 60 mg पर डे देंगे हम। उसके बाद में हल्के हल्के जैसे इसकी एडवांसमेंट के इसकी रिकवरी होने शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे उसकी डोज कम करते जाते हैं, 10 mg पर डे तक आ जाते हैं। इसी के अलावा कुछ ड्रग ये हैं, एजिथ्रोपायरिन है, साइक्लोस्पोरिन है, ये भी क्या करते हैं, ऐसे इम्यून सप्रेसेंट्स का काम करते हैं। दे आल्सो इनहिबिट द निकोटिन रिसेप्टर्स एंटीबॉडी सिंथेसिस को कम कर देते हैं। वाई अफेक्टिंग द टी सेल्स की एक्टिविटी कम करके ये निकोटिन रिसेप्टर्स एंटीबॉडी की सिंथेसिस कम कर देते हैं, बट रिस्पॉन्स टू द फॉर्मर इज स्लो इन ऑनसेट, टेक अप द 1 year and while the death of the latter is relatively quick 1 to 2 month। तो अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो जो पहली ड्रग है फॉर्मर ड्रग है एजिथ्रोपायरिन, उसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो है, जबकि जो साइक्लोस्पोरिन है उसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, उसकी 1 से 2 मंथ के बीच में रिकवरी पूरी हो जाती है, जबकि आपको एजिथ्रोपायरिन देने के लिए उसकी रिकवरी के लिए ज़्यादा टाइम तक देना पड़ेगा। तो ये आपकी ड्रग हो गई ड्रग फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। और माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है ये भी समझ लिए होंगे। मैं समझता हूँ आपको ये सब माइस्थेनिया ग्रेविस, ड्रग फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस और माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने पर किसी का हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट तक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।